किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को डंडे से पीटना गैर कानूनी नहीं है जब तक कि डंडा अंगूठे से मोटा ना हो। 6 वर्षों में महारानी कई बार गर्भवती हुई, फिर भी कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। धीरे धीरे महाराज का अपनी पत्नी के प्रति धैर्य जवाब देने लगा। वह दूसरी विकल्प तलाशने लगे और अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने लगे। इसी बीच एना को हर दिन बिना किसी मिनरल स्प्रिंग का पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता था। जब एना निराश की कगार पर पहुंच गई, तब उसकी मुलाकात एक ऐसी दूसरी महिला से हुई जो उतनी ही दुखद शादी में फंसी हुई थी। वे अपने पति के हाथों लगातार घरेलू हिंसा सहती थी। उसका पति खुलेआम अपनी प्रेमिका को घर में लेके आता था। उनके तीनों बेटों की अभिरक्षा उसने छीन ली थी और अंततः उसे पूरी तरह घर से निकाल दिया। एना उसके वेश में अपनी किस्मत की झलक देखी। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। खैर, कम से कम इसमें मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एना वेश को अपने महल में वापस ले आई। उसके और महल में आते आश्चर्य की बात तो ये थी कि राजा ने भी उसे अनुमति दे दी। तो फिर वह हमारे साथ क्यों नहीं रहती? तो फिर वह उनके साथ रहने लगी। उस दिन के बाद एना और वेश लगभग हमेशा साथ रहने लगी, एक दूसरे की सबसे करीबी दोस्त बन गई। एना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह सच्चा रिश्ता एक दिन उसके दिल पर सीधा वार करने वाली तलवार बन जाएगा। कुछ दिनों बाद एना की मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी ग्रेस से हुई। आखिरी बार मिले वर्षों बीत चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी निर्विवाद प्रेम और स्नेह बाकी था। वेश ने सब कुछ देख लिया। उसने एना को अपने दिल की बात मनाने और प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। स्नेह की भूखी एना और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के प्रोत्साहन से बिना किसी झिझक के ग्रे से संपर्क करने लगी। दोनों आसानी से बातें करने लगे और उनके बीच गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन जब एना घर लौटी तो उसने अपने शयन कक्ष के बाहर 2 नौकरों को खड़े देखा। अंदर से आवाजें सुनाई दी। उसे आखिर उस भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। वेश उसके पति के साथ उसके कमरे में थी। इस दोहरे विश्वासघात से टूटकर एना लगभग अपना धैर्य ही खो बैठी। इंग्लैंड की सभी महिलाओं में से क्या तुम्हें वही मिली? मैंने चार्लोट को अपनी बेटी की तरह पाला है। वह हमारी शादी में मेरी एकमात्र खुशी थी। तुमने मुझसे मेरी इकलौती दोस्त भी छीन ली। शुरुआत में महाराज को थोड़ी सी ग्लानि महसूस हुई, लेकिन एना के आंसुओं से भरे आक्रोश को सुनने के बाद उनका सारा पछतावा गायब हो गया। इसके बावजूद उसने सारा दोष एना पे डाल दिया। उसने दावा किया कि उसे पुत्र देने में असफल रहने की वजह से जो कुछ भी हुआ वह सब एना की गलती थी। एक पति के रूप में मैंने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, लेकिन एक पत्नी के रूप में तुमने ऐसा नहीं किया। अगले दिन एना ने अपनी माँ के सामने अपना दुख प्रकट, लेकिन उसे सदमे की बात यह थी कि उसकी माँ ने भी उसे महल लौट जाने के लिए कहा। उसकी माँ भी राजा के तरह ही सोच रखती थी। तुम अपनी राजनीति और जुए को छोड़ दो। एक बार के लिए तुम एक प्रेम पूर्वक पत्नी के रूप में खुद को पूरी तरह समर्पित करोगी तो और अपने सामने मौजूद काम पर ध्यान दोगी। महाराज को एक उत्तराधिकारी प्रदान करना। उसकी माँ भी महाराज को बेवफा होने की दोषी नहीं मानती थी। उसकी नजर में गलती एना की ही थी, क्योंकि वह कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर सकती थी। इस पुरुष प्रधान युग में पुत्र को जन्म देने में असमर्थ होना एक महिला का पाप माना जाता था। एना के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे वापस उस ठंडे महल में जाना पड़ा, जहाँ उसे अपने पति और उसकी प्रेमिका के साथ एक ही छत के नीचे रहना था।